डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने सारणियन के बारे में पढ़ना शुरू किया था। टेबुलेशन और टेबुलेशन किसे कहते हैं, इसको बनाने के क्या क्या उद्देश्य होते हैं और टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन में क्या क्या अंतर होता है, ये सब हमने समझा। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि टेबुलेशन कैसे किया जाता है। प्रैक्टिकली हम कोई भी सारणियन कैसे करते हैं या समंकों को हम एक टेबल में किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम टेबुलेशन किस तरीके से बनाते हैं, उसके क्या क्या इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं एक टेबुलेशन के। तो सबसे पहले जो होता है वो शीर्षक दिया जाता है, टाइटल दिया जाता है किसी भी टेबल को, कि जिस तरीके के डेटा हैं हमारे पास, उनकी जैसी नेचर है या वो जो भी सूचना हमको देना चाहते हैं उसके बारे में, उसके टाइटल के बारे में सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद खानों और पंक्तियों के कैप्शंस दिए जाते हैं, यानी अनुशीर्षक दिए जाते हैं। हर एक चूँकि टेबल बनाया जाता है पूरा एक बॉक्स अलग अलग खानों का और पंक्तियों का, तो उनको भी शीर्षक दिए जाते हैं कि उस आने वाले टेबल में हम क्या खाने में या पंक्ति में हम क्या लिखने वाले हैं उसके बारे में बताया जाता है। और फिर उस पे लाइन खींचकर बॉक्स बना लिया जाता है और उसके अंतर्गत उनको बहुत ही सिस्टमेटिकली या सीक्वेंस वाइज हम उन बॉक्सेस में सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। और जब ये टेबल बन के तैयार हो जाती हैं तो उसके नीचे टिप्पणी लिखी जाती हैं, यानी फुट नोट्स कहते हैं उसको। टिप्पणी का मतलब होता है अगर कुछ स्पेसिफिक हम उस टेबल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो उसको वहाँ पर नीचे टेबल के नीचे फुट नोट में लिख दिया जाता है। और सबसे लास्ट में उद्गम अर्थात सोर्स क्या है, जो भी समंक इकट्ठे कहाँ से किए हैं या ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली गई है, वो लिखा जाता है। तो इस तरीके से एक टेबुलेशन फॉर्म में समंक हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं, जिनको कि हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब सारणियों के कुछ भाग भी हैं या कुछ प्रकार जिसको हम कह सकते हैं, कुछ आधार पर हम सारणियों को अलग अलग भागों में बांटते हैं। उद्देश्य के आधार पर हम बांट सकते हैं, मौलिकता के आधार पर बांट सकते हैं और रचना के आधार पर बांट सकते हैं। उद्देश्य के आधार पर जो भी सारणियाँ होती हैं वो दो तरीके की हो सकती हैं, सामान्य उद्देश्य वाली सारणी और विशेष उद्देश्य वाली सारणी। सामान्य उद्देश्य वाली सारणी बिल्कुल सिंपल है। कोई भी इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से हम कलेक्ट करते हैं उसे यूं का त्यों लिख देना, यानी जो भी सूचना है हमारी उसमें जिस तरीके से सूचना ली गई है उसको वैसे ही बहुत ही सामान्य रूप से लिख देना, इस तरीके की सारणी में किया जाता है। और इस सारणी का सबसे प्राथमिक उद्देश्य समंकों को प्रस्तुत करना होता है, ताकि जो व्यक्तिगत इकाइयाँ हैं वो पढ़ने वाले के द्वारा आसानी से ढूंढी जा सके और ये काफ़ी डिटेल में हो सकती हैं इन्फॉर्मेशन। दूसरा विशेष उद्देश्य वाली सारणी होती है, जिसमें इसको सारांश सारणी भी कहा जाता है। सारांश सारणी का मतलब होता है कि जो विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामान्य उद्देश्य वाली जो सारणी होती है उसी में से बनाई जाती हैं। यानी ये सारणियाँ कंपैरेटिवली जो सामान्य उद्देश्य वाली सारणी है उससे छोटी होती हैं और बहुत स्पेसिफिक चीज़ों को ये बताती हैं। अगला आप बता सकते हैं, हम लोग मौलिकता के आधार पर सारणियों को अलग अलग वर्गों में हम बांटते हैं, मौलिक सारणी और व्युत्पन्न सारणी। मौलिक सारणी का मतलब होता है, मौलिक सारणी एक तरीके से प्राथमिक सारणी है, यानी जो भी समंक हमें जिस रूप में मिले हैं उस रूप में उनको दर्शाना। जो भी इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से हमको प्राप्त हुई है, जिस तरीके से हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसको उसी रूप में दर्शाना क्या कहलाता है, मौलिक सारणी कहलाता है। और वो मौलिक सारणी में हम लोग दर्शाते हैं। और व्युत्पन्न सारणी का मतलब होता है कि जो भी मौलिक समंक हैं या मौलिक सारणी में जो भी समंक प्रस्तुत किए गए हैं वो या तो हम योग के आधार पर दर्शाएं,
प्रतिशत के आधार पर, अनुपात के आधार पर कोई गुणांक निकालें, किसी का माध्य निकालें, तो इस आधार पर अगर हम उन समंकों को प्रस्तुत करते हैं तो वो व्युत्पन्न सारणी कही जाती है। तो मौलिकता बिल्कुल ओरिजिनल जिस तरीके के डेटा हमको मिले हैं वो सारा लिखना, और व्युत्पन्न में उन समंकों से प्रतिशत के रूप में, उनको अनुपात के रूप में या किसी गुणांक के, माध्य के, इस रूप में व्यवस्थित करके लिखना व्युत्पन्न सारणी कहलाती है। इसके अलावा हम रचना के आधार पर भी वर्गीकरण करते हैं सारणियों का। सरल और एक गुण वाली सारणी होती हैं, सरल द्विगुण, त्रिगुण और बहुगुण वाली सारणियाँ भी होती हैं। सरल सारणी होती हैं, जटिल सारणी होती हैं, और जटिल सारणी में द्विगुण, त्रिगुण और बहुगुण की सारणियाँ होती हैं। सरल सारणी में सिंपल इन्फॉर्मेशन, यानी एक ही समंकों की केवल एक ही विशेषता या गुण को रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं जैसे मान लीजिए स्टूडेंट की संख्या में या स्टूडेंट के नंबर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो आप एक तरफ स्टूडेंट्स के नाम लिखेंगे, दूसरी तरफ उनके नंबर्स लिख लेंगे, या क्या उनके बारे में जिस भी तरीके की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो लिख लेंगे, तो उसे हम एक गुण वाली सारणी कहेंगे। इसके अलावा जो जटिल द्विगुण, त्रिगुण और बहुगुण वाली सारणी है, वो एक साथ बहुत सारी बातों को रिप्रेजेंट करती है। ये हम बस अभी आगे देखेंगे। सबसे पहला, अभी मैंने आपको जैसे बताया कि सामान्य सारणी क्या होती हैं, बहुत ही सामान्य सारणी। तो सारणी चूँकि अभी हमने पहले पढ़ा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऊपर शीर्षक लिखेंगे। सारणी में टाइटल सबसे पहले लिखेंगे कि वो सारणी किसके बारे में सूचना दे रही है। फिर इस तरीके का ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं वैसा बॉक्स बनता है, यानी खानों के अलग अलग खाने दिख रहे हैं आपको, और इस तरफ लेफ़्ट साइड में पंक्तियाँ लिखा हुआ है। तो खानों को भी अनुशीर्षक दिए गए हैं, उपशीर्षक दिए गए हैं, कैप्शंस दिए गए हैं, और पंक्तियों में भी शीर्षक दिए गए हैं जिसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो पंक्तियों में यहाँ इन सारे बॉक्सेस में क्या सूचना है, क्या किससे संबंधित सूचना है, उसके बारे में लिखा जाएगा। नीचे दोनों तरफ आप देखिए, बिल्कुल राइट में और सबसे नीचे योग है, दोनों ही खानों का भी योग है और पंक्तियों का भी योग है। और नीचे की तरफ फुटनोट लिखा जाता है। फुटनोट का मतलब होता है कि कभी कभी कुछ समंकों या शब्दों को ज़्यादा स्पष्ट अगर हम करना चाह रहे हैं या किसी बात को ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं उस सारणी में, तो उसमें नीचे उसके संदर्भ में टिप्पणी यहाँ पर लिखी जा सकती है। और सबसे नीचे सोर्स लिखा जाता है, यानी समंक कहाँ से लिए गए हैं या किस तरीके से एकत्र किए गए हैं, इसके बारे में सूचना सबसे नीचे सोर्स, स्रोत के रूप में लिखी जाती है। अभी हमने पढ़ा सारणी एक गुण वाली, द्विगुण, और यानी सरल जो सारणी होती है वो एक गुण वाली सारणी होती है। एक गुण वाली सारणी किस तरीके से होती है कि जैसे भारत की जनसंख्या का आयु वर्गानुसार वितरण यहाँ पर हमको प्रस्तुत करना है। अगर तो एक तरफ क्या लिख लिया, आयु के वर्ग लिख लिए, 0 से 15 वर्ष का आयु, 15 से 40 वर्ष की आयु, 40 से 60 और 60 से ज़्यादा वर्ष की आयु में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है। तो ये जितने भी पॉपुलेशन है वो 0 से 15 आयु वर्ग के जितने भी लोग हैं उनके नंबर यहाँ पर आ जाएंगे कि वो कितने लोग हैं, उनकी संख्या कितनी, तो वो जस्ट इनके सामने लिख दिया जाएगा। इस तरीके की सारणी क्या कहलाती है, एक गुण की सारणी। एक गुण सारणी यानी केवल एक चीज़ के बारे में जानकारी हमें दे रहा है कि अलग अलग आयु के लोगों की संख्या हमारे देश में कितनी है, या राज्य में कितनी है, या ज़िले में, जो भी इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं उसके बारे में इस तरीके से टेबल में लिखा जा सकता है। ये सरल सारणी का उदाहरण है। फिर जटिल सारणी जो अभी हमने देखी थी, जटिल सारणी द्विगुण, त्रिगुण और बहुगुण सारणी होती हैं। द्विगुण सारणी में दो गुणों यानी दो विशेषताओं को एक साथ प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अगर इन्फॉर्मेशन देनी है तो पुरुष और महिला के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है, और साथ में अलग अलग आयु वर्ग के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि यहाँ जो खाने बने हैं उनमें पुरुष, स्त्री और योग लिख दिया गया है। तो पुरुष और स्त्री की अलग अलग इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, और वो आयु वर्ग इस तरफ लिख दिए गए हैं पंक्तियों में। तो यहाँ
अलग अलग आयु वर्गों में पुरुष की संख्या कितनी है और स्त्रियों की संख्या कितनी है, यानी 2 गुणों की, आयु वर्ग की भी बात कर रहे हैं और पुरुष और महिला की भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ 2 गुण एक साथ रिप्रेजेंट हो रहे हैं टेबल में, तो इसे क्या कहते हैं हम, द्विगुण सारणी कहते हैं। और होता है आपका जटिल सारणी में ही त्रिगुण सारणी। त्रिगुण सारणी का मतलब होता है 3 बातों को हम एक साथ प्रेजेंट करें सारणी में। तो यहाँ पर 3 चीज़ें क्या क्या हैं कि भारतीय जनसंख्या का आयु, जो हमने सबसे पहले 1 गुण सारणी में देखा था, दूसरा लिंग, जो हमने द्विगुण में भी देखा था, आयु के साथ हमने द्विगुण में लिंग को जोड़ दिया था, और यहाँ हम तीसरी और चीज़ ऐड कर रहे हैं, वो है साक्षरता। यानी हम एक ही टेबल में आयु का वर्गीकरण भी बता रहे हैं, पुरुष और महिला होने का भी बता रहे हैं, और उसके साथ ही साथ हम साक्षरता की स्थिति को भी समझने की कोशिश, एक या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तीनों गुणों को एक साथ हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो सारणी कौन सी कहलाएगी, त्रिगुण सारणी कहलाएगी। आयु वर्ग इस तरफ लेफ्ट आपका लिख दिए गए परोज में, और इधर खानों में पुरुष और स्त्री लिख दिया, और पुरुष और स्त्री को वापस छोटे छोटे खानों में बांट के साक्षर, निरक्षर और योग, फिर साक्षर, निरक्षर और योग। और टोटल योग में साक्षर जितने हैं तो उसमें आपका फर्स्ट जो खाना है उसमें साक्षर है, आपका सेकंड थर्ड को छोड़ दीजिए, फोर्थ जो खाना है साक्षर है। तो इन दोनों साक्षर को जोड़कर हम ये जो लास्ट योग में साक्षर है उसको ज्ञात कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में आपका पुरुष में निरक्षर है और महिला में जो निरक्षर है, इन दोनों को जोड़कर योग में निरक्षर जितना है वो ज्ञात कर लेंगे। इस तरीके से हम पूरी टेबल तैयार कर लेंगे। यहाँ हम 3 सूचनाएं एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। अगली जो टेबल होती है, जिसे जटिल टेबल में ही आता है ये भी, कि बहुगुणी गुण सारणी, यानी एक साथ 3 से भी ज़्यादा चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे भारत की जनसंख्या में अभी तक हमने आयु, लिंग और साक्षरता का देखा त्रिगुण में। अब यहाँ अलग अलग स्टेट वाइज देखते हैं कि आयु, लिंग और साक्षरता के साथ साथ हमने क्या जोड़ दिया, अलग अलग राज्य में इसकी क्या कंडीशन है। तो ये चौथी बात और इसमें जुड़ गई, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए, पहला ये आप समझ चुके हैं कि आयु वर्ग इस तरफ लिखा है, पुरुष स्त्री, और फिर पुरुष स्त्री को अलग अलग भागों में बांट दिया, और इस तरफ पंक्तियों में, रोज़ में आपने और एक नया कॉलम और ऐड कर दिया है, और अलग अलग स्टेट के नाम लिखे हैं। जैसे फर्स्ट आंध्र प्रदेश लिखा है, आंध्र प्रदेश में अलग अलग आयु वर्ग लिख लिया, उसके सामने पुरुष और स्त्री और योग हो गया, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आंध्र प्रदेश की आ गई। फिर नीचे अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान या जो भी स्टेट के बारे में, जितने सारे स्टेट्स के बारे में हम इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी बहुगुण सारणी तैयार हो जाएगी। तो ये टेबुलेशन बेसिकली सारे डेटा को रिप्रेजेंट करने का या प्रस्तुत करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसको हमको टेबल को देखते ही चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इसके अलावा इन दिनों यांत्रिक सारणीयन भी होता है। यांत्रिक सारणीयन का मतलब होता है मैकेनिकल टेबुलेशन होता है, जिसमें कि अनुसंधान का क्षेत्र अगर बहुत विस्तृत हो तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से टेबुलेशन होता है, यांत्रिक सारणीयन किया जाता है। जब अनुसंधान का क्षेत्र बहुत छोटा होता है तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको पहले बताया उसमें टेबुलेशन कर लिया जाता है, लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र हो तो ऐसे में ये संभव नहीं होता। तो यांत्रिक सारणीयन का सहारा लिया जाता है, जिसमें कि संकेतांक दिए जाते हैं, यानी कोडिफिकेशन, कोड दिए जाते हैं। यानी जो प्रश्नावली है, क्वेश्चनायर है, उसी में इस तरीके से कोड नंबर्स में क्वेश्चंस या सूचनाओं को संकेताक्षरों में बदल दिया जाता है। फिर उनको कार्ड्स पर लिखा जाता है, उनको कार्ड पर लिख कर उसको बिल्कुल सूचना से संबंधित जो भी कोड हैं उसके आधार पर तैयार किया जाता है। फिर उन सूचनाओं को कार्ड पर उतारने के बाद जो भी त्रुटियां हैं उनकी जांच करने के लिए उनका परीक्षण किया जाता है, और परीक्षण पंच द्वारा यह देखा जाता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन कार्ड में ली गई हैं उसको वो सही है या नहीं। फिर कार्ड्स को अलग अलग गुणों के आधार पर छांट लिया जाता है और इस तरीके से टेबुलेशन किया जाता है।
ये जो टेबुलेशन है ये सेंसस में या LIC में या मोस्टली सेंसस के डेटा में कलेक्शन में और इस तरीके के टेबुलेशन को यूज़ किया जाता है। थैंक यू।